स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीएचडी में। और आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 10th की जो हिस्ट्री की बुक है उसका जो चैप्टर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, उसका हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 का हमने वीडियो पहले डाल रखा है, अगर आपने ना देखी हो तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। पार्ट 2 जो है उसके आगे का टॉपिक है, और इस टॉपिक में हम जो सेकंड टॉपिक है उस चैप्टर का कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ कैसे, उसके अंडर में कई सारे सब टाइटल हैं। एक टाइटल के अंदर में कई सारे सब टाइटल है, तो इस टॉपिक के अंदर में जो भी सब टाइटल है उसको हम क्लियर करेंगे, और बाकी जो टॉपिक है इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि राष्ट्र का जो एक परिभाषा है राष्ट्र की, मैंने बताया था कि अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से दिया है। एक आमतौर पर जो बहुत ही प्रचलित परिभाषा है राष्ट्र की, जब एक ही प्रजाति के लोग कहीं अगर समूह बना कर रहने लगते हैं तो वहाँ पर जो है राष्ट्र का निर्माण जो है हो जाता है, ऐसी जो है परिभाषा दी गई है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी जो है मुल्क में, किसी भी महादेश में, वो भारत में क्यों ना हो, जो एक राष्ट्रवाद की परिकल्पना है कोई एक रातों रात नहीं होती है। राष्ट्र का निर्माण हो, चाहे राष्ट्रवाद का निर्माण हो, ये एक क्रमिक प्रक्रिया है, धीरे धीरे आती है। लोगों के अंदर में ऐसे जो है जागरूकता बहुत लंबे समय के बाद आती है। वैसा ही यूरोप में भी हुआ कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ, उसका जो है पूरा डिटेल इस चैप्टर में समझाने की जो है कोशिश की गई है। तो सबसे पहले जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण होने से पहले यूरोप था क्या, कई हिस्सों में जो है बटा हुआ था। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले यूरोप राजशाहियों में, राजशाहियों मतलब होता है कि छोटे छोटे टुकड़े, वहाँ के अलग राजा, उनका शासन, उनका प्रभुत्व, ऐसे जो है यूरोप बटा हुआ था। जैसे कि हमारा देश भारत भी जो है बटा हुआ था। डचियों में, यानी कि जो हॉलैंड के निवासी होते हैं डच, उनका जो है कहीं कहीं इलाकों में कब्जा था, वो बटा हुआ था। या फिर कैंटनों में, ये एक तरीके का जो है संगठित लोग थे, कम्युनिटी वाले लोग थे, जिनका काफ़ी प्रभाव हुआ करता था यूरोप में। इसके अलावा अगर हम बात करें पूर्वी और मध्य यूरोप की, तब पूर्वी और मध्य यूरोप जो है निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश का मतलब हमने जो है शॉर्ट में इसे पिछले वीडियो में समझाने की कोशिश की थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि निरंकुश जो है होता क्या है, बिल्कुल अपने मन की जो है करने वाली सरकार जो होती है वो निरंकुश कहलाती है। यानी कि यूरोप का पूर्वी हिस्सा और मध्य हिस्सा ये किसके अंडर में था, निरंकुश राजाओं के। राजतंत्र, नॉट प्रजातंत्र, राजतंत्र का अधीन था। तरह तरह के लोग रहते थे, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति के लोग रहते थे। जाहिर सी बात है कि जब जहाँ पे अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति के लोग रहेंगे और वो भी असंगठित तौर पे, तो वहाँ राष्ट्र की परिकल्पना जो है नहीं की जा सकती। यानी कि यूरोप में अभी राष्ट्रवाद आना जो है बाकी था। इसी दौरान होता क्या है, इसी टॉपिक का जो है सब टाइटल है सेकेंड, कुलीन और नया मध्य वर्ग। यानी कि कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग। पहले मैं समझा दूं कि कुलीन वर्ग क्या होता है। ये कुलीन वर्ग वैसा समुदाय होता है, वैसे लोगों का समुदाय जो काफ़ी धनी संपन्न लोग हों, बड़े बड़े जमींदार लोग। मेन इसमें जो है ना, बड़े बड़े जमींदार जिनके पास अच्छी खासी ज़मीन होती थी, जिनके पास बहुत संपत्ति हुआ करती थी, और इनका समाज में जो है दबदबा हुआ करता था, ये जो है कुलीन वर्ग थे। तो यानी कि यूरोप में हुआ क्या, राष्ट्रवाद के निर्माण की प्रक्रिया में एक कुलीन वर्ग तो था ही पहले से, जिसका उस सब देश पर, उस महाद्वीप में पूरा जो है आधिपत्य था, उनका प्रभाव था। लेकिन इसी बीच होता क्या है, एक नया वर्ग उभरा, मध्य वर्ग, मिडिल क्लास। ठीक है, उससे पहले ध्यान हमें ये देना है कि ये कुलीन वर्ग था कौन सा, सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग। ये हर जगह होता है, अपने भी देश में, हम भी अपने देश का राष्ट्रवाद पढ़ेंगे तो उसमें भी यही समझ में आएगा कि यहाँ भी जो है कुलीन वर्ग का बहुत ही बोलबाला हुआ करता था। वहाँ भी वही हाल थी। इनके पास जो है ग्रामीण इलाकों में जायदाद थी, शहरों में हवेलियाँ थी, बड़े बड़े हवेली के जो है ये मालिक थे। लेकिन
इनकी जनसंख्या काफी क्या थी, कम। किसकी, कुलीन वर्ग की। ये भी एक सोचने वाली बात है, हालांकि हिस्ट्री से ये इतर विषय है कि ऐसा क्यों होता है कि जनसंख्या इनकी कम होती है फिर भी पूरे देश पे जो है इनका ही राज चलता है। ठीक है, वो एक अलग मैटर हो जाएगा। यानी कि यूरोप में भी जो है कुलीन वर्ग की जनसंख्या बेहद ही कम थी, लेकिन यूरोप पे इनका जो है प्रभाव था। अगर हम बात करें कि जब इनकी जनसंख्या कम थी तो फिर यूरोप में जनसंख्या थी किसकी, यूरोप में जनसंख्या थी किसकी, ये समुदाय का, ये कृषक। यहाँ पे अधिकतर लोग कृषक थे, खेती करने वाले लोग थे। कुलीन वर्ग के लोगों की संख्या बेहद ही कम थी। और अपने यहाँ भी यही है, हमारे देश में भी जो है 70% जनसंख्या कहाँ रहती है, गांव में खेती करती है, कृषि पे आधारित होती है जनसंख्या। लेकिन वहां पे जो है अधिकांश लोग कृषक थे यूरोप में, लेकिन जो है चलता था किसकी वहां पे, कुलीन वर्ग की। और अगर बात करें पश्चिमी यूरोप में किराया पर खेती, किराए पर खेती का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जमीन नहीं है, हमने क्या किया कि कुछ पैसे देकर जिनके पास जमीन है उनसे हमने जो है खेत ले लिया, उस पर हमने खेती किया और हमने उस पर जो है क्या किया, कुछ फसल उगा के कुछ प्रॉफिट कमाने की कोशिश की। ये तो तरीका होता है किराए पर खेती लेना। अगर हम बात करें, ये तो हो गया पश्चिमी यूरोप की, कि पश्चिमी यूरोप पे लोग जो है किराए पर खेती करते थे। लेकिन अगर पूर्वी और मध्य यूरोप की बात करें तो भूमि जागीरों में, ये एक टॉप पॉइंट है जागीर, यानी कि भूमि को जागीरों के बीच में जो है बांट दी गई थी। ये जागीर कौन होता है, मैं बता दूं कि पहले चलता क्या था, जागीरदारी प्रथा, आपने शायद सुना हो। जागीरदारी प्रथा में होता क्या है कि हमारा जमीन है, हम उस पर खेती कर पाने में सक्षम नहीं है, मतलब कि हमें नहीं इच्छा है कि हम जो है वहाँ पे खेती करें, तो हम क्या करेंगे, एक अधिकारी चुनेंगे, उस अधिकारी को अपनी जमीन दे देंगे और वो अधिकारी क्या करेगा कि किसी से खेती करवाएगा, यानी कि भूदास, नौकरों से जो इस पर खेती कराएगा, उस पर जो उत्पादन होगा उसका हमें क्या करेगा, लगान लाके पहुंचा देगा, मतलब कि कर, टैक्स। तो ये थी जागीरदारी प्रथा। यानी कि पूर्वी और मध्य यूरोप में क्या था कि जमीन को जागीरों के बीच में बांट दिया गया था, जिसपे जो है भूदास लोग खेती करते थे। और पश्चिमी और मध्य यूरोप में उसी दौरान पश्चिम हिस्से में और मध्य यूरोप में एक नए तरीके का वर्ग उभरा। नया वर्ग कौन सा, यानी कि कुलीन वर्ग के अलावा एक नया, एक तो कुलीन वर्ग था, एक कृषक वर्ग था, एक नया वर्ग आया बीच का, मिडिल क्लास जिसको हम बोलते हैं। और उसका अस्तित्व, एग्जिस्टेंस किस पे टिका हुआ था, बाजार के लिए उत्पादन पे। यानी कि मध्य वर्ग जो था यूरोप में एक वैसा वर्ग था जिसकी जिंदगी टिकी थी किस पे, बाजार के लिए उत्पादन करने पर। यानी कि इसमें आएगा कौन, इसमें आएंगे उद्योगपति, व्यापारी या फिर सेवा क्षेत्र के लोग। सेवा मतलब किसी सर्विस में लोग हैं। यानी कि इनका जो है अस्तित्व तभी है जब ये बाजार के लिए कुछ क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, उसे कुछ अर्जित करते हैं और अपना जो है जीवन यापन करते हैं। ये एक तरीके का जो है नया वर्ग था जिसका नाम दिया गया मध्य वर्ग, मिडिल क्लास। ना तो ये कुलीन वर्ग था और ना तो ये कृषक वर्ग, बीच का एक वर्ग हुआ मिडिल क्लास। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मिडिल क्लास किसी भी देश के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्लास होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग होता है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए। यूरोप में क्या हुआ कि जो राष्ट्रीय एकता का जो विचार था ये इन लोगों के बीच में ही पनपा, क्योंकि ये पढ़ा लिखा वर्ग होता है जो सेवा क्षेत्र में लगे होते हैं, शिक्षित वर्ग होता है, और इनके बीच में ही राष्ट्रीय एकता की भावना जो है पनपी। अगर किसी के अंदर में जो है राष्ट्रीय एकता की भावना पनपी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे राष्ट्रवाद का विचार जो है क्या होगा, फलीभूत होगा वहाँ पे। इसके बाद जो है इसी के अंदर में 2.2, 2.3 मैं समझाता हूँ इसी वीडियो में। तो इस दूसरे टॉपिक के जो 2.3 हिस्सा है, 2.2, इसमें है उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी के मायने क्या होते हैं, अगर देखें तो सबके लिए उदारवाद का मतलब जो है अलग अलग होता है। हम यहाँ पे यूरोप के संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद का निर्माण हो रहा था वहाँ पे उदारवादी लोग कौन थे, और हर एक क्षेत्र में उदारवादी होते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उदारवादी लोग होते हैं। तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं
और जैसा कि हमने बताया कि जो ये राष्ट्रीय एकता का विचार है इनके बीच में ही पनपा था, उदारवादियों के बीच में। ठीक है, अगर हम मध्य वर्ग की बात करें तो ये मध्य वर्ग था कौन? अभी हमने समझाया कि मध्य वर्ग कौन था? कुलीन और कृषक के बीच का जो एक नया वर्ग आया वो आपका जो है मध्य वर्ग हुआ। मध्य वर्ग के बाद जो है होता क्या है कि ये जो उदारवादी राष्ट्रवाद की जो इनके अंदर आई भावना, इनका मतलब ये था कि व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। यानी कि मध्य वर्ग की चाहत क्या थी कि उदारवाद हम तब मानेंगे जब हर व्यक्ति को आज़ादी हो, अपना जीने की आज़ादी, और कानून के समक्ष सबकी क्या हो? बराबरी। यानी कि कानून की नज़र में अगर सब बराबर हैं तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या है? उदारवाद है। ये उदारवादी सोच के लोग सोचते थे। कौन से? मध्य वर्ग के लोग। अगर राजनीति में समझे कि उदारवाद का मतलब क्या था? सबकी सहमति से सरकार। यानी कि उदारवादी लोग वो थे जो चाहते थे कि सबकी सहमति से सरकार बने। यानी कि यहाँ पे जो है राजतंत्र न चले, सबकी सहमति से कोई चुनी हुई सरकार चले। अगर आर्थिक क्षेत्र में हम बात करें कि आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का मतलब क्या था? बाजारों के मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करना। यानी कि होता क्या था कि मान लीजिए कि हमने बिजनेस किया तो जो है सामान बेचेंगे मार्केट में, उस पर हमें करना क्या होगा? कई सारे शुल्क देने होते हैं, टैक्स देने होते हैं। पहले टैक्स बहुत ज़्यादा लगा करते थे। तो यानी कि जो आर्थिक क्षेत्र की अगर बात करें आर्थिक दृष्टि से, तो ऐसा चाहते थे उदारवादी लोग कि ये जो बाजारों से जो पूंजी का आवागमन का जो साधन है, यानी कि जहाँ से हम पूंजी जो है क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, पूंजी हम जो है जमा करते हैं, उन चीज़ों पे जो लगने वाला जो शुल्क है उसको क्या किया जाए? खत्म किया जाए, बाजारों को फ्री किया जाए। ऐसा लोग जो है चाहते थे। वजह क्या है कि 1833 का जिक्र किया गया है कि 1833 में हैम्बर्ग, यूरोप में ही जो है एक साम्राज्य था। हैम्बर्ग है क्या? ऑस्ट्रिया और हंगरी पे शासन करने वाला एक साम्राज्य था ये। तो हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अगर कोई व्यापारी माल बेचना चाहेगा तो उसको माल बेचने के लिए तकरीबन जो है 11 सीमा शुल्कों से गुजरना पड़ता था। यानी कि 11 जगह उसको जो है होना क्या पड़ता था? सीमा शुल्क, और हर बार जो है 5%। तो आप खुद समझिए कि अगर 11 जगह हमें अगर शुल्क देना होगा, टैक्स देना होगा, हर बार 5%, तो लगभग 55% मेरे तो टैक्स में चले गए पैसे, बाकी के बच गए 45%। यानी कि हम जो है आधे से भी अधिक अपनी रकम हम क्या करते हैं? टैक्स में दे देते हैं। इसलिए वहाँ के लोग चाहते थे कि ये जो है बाजारों को क्या किया जाए? शुल्क जो है मुक्त कर दिया जाए। इसी समस्या से निपटने के लिए वहाँ पे क्या किया गया? 1834 में प्रशा की पहल पर, प्रशा एक मुल्क, शुल्क संघ जलवेराइन, ये एक संघ था, संगठन, ग्रुप, ये स्थापित किया गया 1834 में। इस संघ ने क्या किया कि इस शुल्क को खत्म कर दिया। यानी कि जो लगने वाला टैक्स था उसको बिल्कुल जो है फ्री कर दिया, ताकि व्यापार जो है आसानी से हो सके और इसमें मध्य वर्ग को क्या हो? फायदा मिले। तो ये उदारवादी राष्ट्रवाद की जो है कल्पना थी वहां पे। उसके बाद जो है 1815 के बाद वहां पे एक नया रूढ़िवाद एक तरीके का सोच है, अपनी पुरानी सोच हम कह सकते हैं, या फिर कई अर्थों में इसको लिया जा सकता है। फिलहाल हम वहाँ के संदर्भ में देखने की कोशिश करते हैं कि जो है रूढ़िवादी लोग वो थे जो है मानते थे कि राजतंत्र, चर्च, ऊंच नीच, संपत्ति, ये सब रहना चाहिए। यानी कि एक वैसा वर्ग था जो चाह रहा था कि फ्रांस से ये सब हटे, राष्ट्रवाद आए, राष्ट्र का निर्माण हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूरोप में कुछ वैसा भी वर्ग था जो चाह रहा था कि राजतंत्र कायम रहे। चर्च, मतलब चर्च का बहुत बोलबाला हुआ करता था, चर्च ही जो है लगान, टैक्स ये सब वसूला करता था, ये कायम रहे। ऊंच नीच का जो भेदभाव है कायम रहे। ठीक है, तो इन सब समस्याओं से निपटने के लिए यूरोप में क्या किया गया कि 1815 में ही वियना संधि हुई। वियना संधि यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वियना संधि अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो आप इसे बाकायदा इसको प्रॉपरली आप इसकी तैयारी करेंगे।
वियना संधि जो है किसकी पहल पर की गई? ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया, ये 4 मुल्क थे जिन्होंने क्या किया, यूरोप के लिए एक अपना खाका तैयार किया, ठीक है, वियना में। और उस समझौते का जो है नाम दिया गया वियना संधि। और इसकी जो अध्यक्षता होता है, मैंने मतलब कि मेन लीड करने वाला आदमी कौन था इस संधि को, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिख, इसने इसकी जो है अध्यक्षता की थी, यानी कि इसको लीड किया था इस जो है मीटिंग को। वियना संधि का जो है एक सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी कि इस संधि में क्या किया गया कि इस संधि के बाद कई सारे बदलाव किए गए। बदलाव किस तरीके के? नेपोलियन जब जो है तानाशाह बन बैठा था तो उसने कई इलाकों को जो है तानाशाही से अपने इलाके में जो है मिला लिया था। तो सबसे पहले क्या किया गया कि उन इलाकों को जो है मुक्त कर दिया गया, यानी कि फ्रांस के अधिकार में, फ्रांस के कब्जे में जो कुछ इलाके थे उसको छोड़ दिया गया और फ्रांस के सीमा पर कई सारे राज्य कायम कर दिए गए ताकि बाद में फ्रांस जो है अपना विस्तार न कर सके। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सोची समझी रणनीति थी बाकी मुल्कों की, यूरोप की, ताकि फ्रांस जो है ज्यादा अपना विस्तार न कर सके, तो इसका जो है सीमा का निर्धारण कर दिया गया। इसके अलावा और भी कई सारे बदलाव किए गए, यानी कि सबको स्वतंत्र कर दिया गया जिनको जिनको जो है नेपोलियन ने अपने अंडर में जो है मिला दिया था। इसके अलावा फ्रांस में बुर्बो शासन जो है उसको जो है कायम कर दिया गया और भी कई तरीके के बदलाव किए गए। ये बहुत बड़ा जो है चेंजिंग प्लान था यूरोप के लिए और ज्यादा इसका असर पड़ा था फ्रांस पे। तो ये सेकंड जो टॉपिक था यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, इसके अंदर में इतने सारे जो है सब टाइटल हैं। इसके बाद का इसी चैप्टर का जो अगला टॉपिक है मैं अगले वीडियो में डालूंगा, आप उसे जरूर देखना। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया।